हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से संबंधित है और इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये लेसन 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इन्वायरमेंट के डाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जीवीय एवं अजीवीय, ठीक है, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। यानी जीवी और अजीव, जिनमें जीव है और जिनमें जीव नहीं है, उन दोनों के मध्य जो है संबंध स्थापित करने वाले कौन होते हैं? अपघटक। ठीक है, अपघटक। अगला देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो होती है खड़ी अवस्था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखना, जो मैं बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे हर हाल में करना है। और ये जो भी मैटर मैं दे रहा हूँ ये मेरे खुद के नोट्स, कई किताबों का मिश्रण है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट से संबंधित नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात ये कि जहाँ कहीं भी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण किसी भी सिलेबस में दिया है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर अदर स्टेट का टेट हो या फिर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है या फिर कहीं का भी एग्जाम है जहाँ जीएस है, वहाँ एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप बहुत अच्छे से करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए चैनल में और कोशिश करें कि भाई पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, जिससे कि कम से कम जो चीज़ें मैं बताता हूँ उन्हें खास तौर से आप लोग उन पे ध्यान दें। आगे देखिए, कह रहा है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? खाद्य जाल से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खाद्य जाल में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो वो है ऊष्मा। पारिस्थितिकी विज्ञान में जो है ऊर्जा मापने की, ऊर्जा की मापक जो है ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रकृति एक क्रियात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दी है, यानी नाम क्या दिया है? तो इन्होंने नाम दिया है बायोसिनोसिस और दूसरा है माइक्रोकॉस्म। ठीक है, माइक्रोकॉस्म। आगे देखिए, एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जलीय अपघटन। जलीय अपघटन द्वारा एटीपी क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो वो है 90%। ठीक है, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कितनी होती है? तो स्थिर होती है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वृक्ष में जो है पारिस्थितिकी तंत्र संख्या का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा हमेशा। ऐसे क्वेश्चन सी टैट में और सुपर टैट में, यूपी टैट में, अदर स्टेट के टैट में बहुत ज़्यादा आते हैं पिरामिड वाले क्वेश्चन। तो इन्हें खास तौर से जो है आप लोग ध्यान दें, चाहे तो नोट्स बना लें, नोट करते रहें इन्हें। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? डेट्रिटस। आगे देखिए, एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो वो होती है होमियोस्टेटिस। नेक्स्ट है, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? विनाइट्रीकरण। अगला है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये जितने भी हैं इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन चक्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, किंतु धान का पौधा ऐसा है जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? तो वो जो है ग्रहण करता है अमोनिया के रूप में। ठीक है, यानी अमोनियम के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों व जैविक उत्पादक उपभोक्ता गठन में से किसी एक का अभाव कारण बनता है। यह है अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो वो है पारिस्थितिकीय विविधता, संसाधनों का संरक्षण। इकोक्लाइन क्या होता है? दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल, ये इकोक्लाइन कहलाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में संक्रमण मंडल होता है, उसे इकोक्लाइन कहा जाता है। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है?
अतिरिक्त ऊर्जा कह रहा है तो कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों से। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा। अगला है समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? तो जो कितनी है? तो ये है 320 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होती जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ याद रखो, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता होती है, और उससे जैसे ही दोनों ध्रुव, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव, जैसे ही हम ऊपर या नीचे की तरफ चलते हैं तो ये उत्पादकता कम होने लगती है। पास्की तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? तो प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। पास्की तंत्र की समस्थिति दशा क्या कहलाती है? जब पास्की तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। पास्की तंत्र की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत जो है सूर्य या सौरिक विकिरण है। अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख क्या है? यानी सूर्य तो है ही है, मेन जो है, या सौर विकिरण जो है वो है। इसके अलावा कौन कौन से स्रोत हैं? वो है ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडार से मुक्त ऊर्जा। अगला है पास्की तंत्रों के उत्पादन तथा उत्पादन में क्या अंतर है? तो कह रहा है किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा, यही याद रखना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है, जैसे अमेजन घाटी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः कितनी होती है? तो ये दी हुई है 669 तथा 155 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? ठीक है, वो होता है फास्फोरस चक्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? वो है 155.2 × 10⁻⁹ टन प्रति वर्ष टन प्रति वर्ष। अगला देखिए, कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? जलकुंभी। मोस्ट इंपोर्टेंट, जलकुंभी वाला क्वेश्चन जो है अक्सर आता है एग्जाम में। जलकुंभी, ठीक है, सरोवर यानी तालाब और झील में तेजी से जो वृद्धि करते हैं वो है जलकुंभी। वन के पेड़ों की छालों में लाइकेंस उगे मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आंसर ही लिखा हुआ है कि पेड़ों की छालों में क्या उगते हैं, तो उन्हें जो है लाइकेंस कहा जाता है। खुद नहीं उग पाते, दूसरे पेड़ों की छालों में साथ में जो है निकल आते हैं ये। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव या वनस्पति के कारण नष्ट हो रही है? ये एक चीज़ याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हुसैन सागर झील, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, कहाँ है? तो हैदराबाद, यानी हैदराबाद में है, यानी तेलंगाना में इस समय। पहले आंध्र प्रदेश में थी, अब तेलंगाना में है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है। तो हुसैन सागर झील यहाँ है। अब कह रहा है किसके कारण जो है ये हुसैन सागर झील नष्ट होती चली जा रही है? तो ये है जलकुंभी, जिसका मैंने बताया कि बहुत तेज़ी से विकास इसका होता है। पादप वृद्धि है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। ये चीज़ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है कि पौधों की वृद्धि है तो सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वो है वर्षा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्षा का कारक जो है किसी भी वनस्पति को उसके स्थान के बारे में निर्धारण करता है। मरुस्थल पादप अधिकतर मांसल होते हैं। ठीक है, कह रहा है, ये डायरेक्ट है, कह रहा है मरुस्थल यानी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे अधिकतर मांसल होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, घास स्थलीय पारितंत्र तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? सदैव सीधा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें सीधा पिरामिड बनता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है कितने %? 90% तक ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? आत्मोद्भिद। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसे, सूर्य के प्रकाश में जो उगते हैं। अगला है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, तो वहाँ वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ हर जो है सदाहरित वन पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हेलोफाइट। मृदा परिवर्धन को क्या कहा जाता है? मृदा जनन। ठीक है, यानी उसकी उत्पत्ति मिट्टी की। अगला है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है
यानी जो तालाब है उसमें सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होगा, ऊपरी स्तर पर। ठीक है, यानी पानी जहाँ भरा है सबसे ऊपरी स्तर पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा। उसके बाद जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। दृढ़ पर्णी क्षेत्रों की विशेषता क्या होती है, शरद ऋतु में भारी तथा ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में किसके मिश्रण को चूर्ण मिलाया जाना चाहिए, तो डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का चूर्ण मिलाना चाहिए। अगला है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सेम टू सेम पेपर इसी तरीके से पेपर में रखा हुआ है, क्वेश्चन मिलता है। तो कह रहा है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले घास, ठीक, उसके बाद हिरण, हिरण के बाद शेर और उसके लास्ट में जो है जूं। ठीक है, यानी ये क्रम है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर और शेर को जो है जूं। नेक्स्ट, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, तो यह है लिंडेमान। अगला देखिए, किसी पारितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। दो ही चीज़ें होती हैं पारितंत्र में, या तो जैविक या तो अजैविक। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जैव समुदाय। बच्चों एक चीज़ याद रखना, अगर मान लो और ज़्यादा आपको डीपली तैयारी करनी है एनवायरनमेंट से संबंधित, यहाँ मैं हर टॉपिक से जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन छांट करके निकाल करके आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा डीपली तैयारी करनी है तो उसके भी मेरे पास नोट्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके भेजना, तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप में उपलब्ध करा दूंगा। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके, बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। इसके अलावा हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जीएस में जो है संविधान, हिस्ट्री और ये इन्वायरमेंट चल ही रहा है, तो वो वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें। आगे देखिए, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, पारितंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारितंत्र की परिभाषा है। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है, उत्पादक के रूप में शैवाल काम करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है, तो ये कह रहा है सर्वोच्च उपभोक्ता। बाज का जो है स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। नेक्स्ट है, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहा जाता है, जैवमंडल, बायोस्फीयर। नेक्स्ट है देखिए, अंतरिक्ष यान के अंदर बनाया गया पारितंत्र होता है कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है अंतरिक्ष यान के अंदर। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होने लगता है, और आज यही कंडीशन चल रही है। मृत पोषणी झील का उदाहरण क्या है, राजस्थान की सांभर झील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये तो खैर हमेशा रखा हुआ मिलता है, इकोटोन। कई बार पेपर में इसी तरीके से रखा हो। और एक चीज़ याद रखना, अगर कोई टॉपिक इन्वायरमेंट जो भी क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा हो या किसी चीज़ का अर्थ जानना हो तो भी मुझे कमेंट में करके बताना, उसे मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को मरुद्भुत कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखा है। कह रहा है नुकीली पत्तियाँ, एक चीज़ याद रखना, जो भी रेगिस्तान में यानी मरुस्थल में, यहाँ देखिए लिखा है मरुद्भिद, जो भी रेगिस्तान में वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो नुकीली यानी कांटे उनमें, एक इससे पहले वाले वीडियो मैंने क्लियर किया था कि वहाँ पत्तियाँ नहीं होती, पत्तियाँ जो है क्या बन जाती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो 4 कड़ियाँ होती हैं इसमें। झाड़ी पौधों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो स्क्लेरोफाइट्स इसके लिए हुआ है। आगे देखें, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, होलार्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिट्टी में जो भी जल होता है उस मात्रा को क्या कहा जाता है, होलार्ड। नेक्स्ट देखिए, बालकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं, बजरी एवं रेत में। ठीक है, बालू वाले स्थान पे जो होते हैं ना, बजरी एवं रेत में कहा जाता है। किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने को उपकरण क्या है, साइक्रोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, कर्सोफाइट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, कह रहा है 1985 में हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है, याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, इकोटोन। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, ये बार बार इसलिए लिख के दिया हूँ ताकि कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है
या फिर संभावना है, तो हर तरीके से आप इकोटोन को तो रट लें, हर जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बिना, इकोटोन के बिना कोई सा भी एनवायरनमेंट का पेपर नहीं बनता। इसे बहुत 3-4 तरीके से मैंने इसमें दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में भी इकोटोन वाला क्वेश्चन दिया है। तो जिस तरीके से पूछे जाने की संभावना है इसकी, वो कई तरीके से मैंने दिया। हर तरीके से इसे याद रखना, ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका। ओस्लो नॉर्वे में है, वहाँ पे है अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, ठीक है। और याद रखना, नॉर्वे में अम्ल वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है? ग्रीनेल्स ने इसकी इसे जो है संकल्पना का प्रतिपादन किया था। एपीफाइटस वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं किसने? यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइटस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो दूसरे पौधों पर जो है दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित पौधों सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? आगरा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक आदेश दिया था, जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। तो उससे बताया था कि जो है यहाँ पे जो भी उद्योग धंधे हैं वो थोड़ा सा दूर किए जाए। नेक्स्ट, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थ का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इल्यूलोपैथी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? ये होता है सहभोज्यता। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाप। किसी वृद्धि के लिए लवण कक्ष आदर्श स्थल हैं, ये होता है लवण मृदगोद्भिद, ठीक है, हेलोफाइटस जिसे कहा जाता है। आगे देखिए, तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एनवायरनमेंट से संबंधित, और इसके बाद में फिर से मैं इसके आगे का वीडियो बना करके आपको दूंगा। और बस खाली आप लगे रहिए, मेरे साथ मेहनत करिए, मेहनत से बिल्कुल मत घबराइए, और देख लेना कि बहुत जल्द आपको खुद ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है आपकी। तो ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।